हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर ग्रेविटेशन का एग्जाम्पल 10.1 और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल 10.1 को सबसे पहले देखते हैं। एग्जाम्पल 10.1, द मास ऑफ अर्थ इज 6 मल्टीप्लाई power 24 raised to 10 kg and that of moon is 7.4 multiply power 22 raised to 10 kg. If the distance between the earth and the moon is 3.84 multiply power 5 raised to 10 kilometer, calculate the force exerted by the earth on the moon. और जी का वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें मून और अर्थ के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे कैलकुलेट करना है। हमें दोनों का मास दिया गया है और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है। तो ये हमारा अर्थ हो गया और ये मून हो गया। तो देखिए, मास ऑफ अर्थ दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, और मास ऑफ मून भी दिया गया है क्वेश्चन में। तो हम जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ और मून के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसको हम कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। डिस्टेंस हम अर्थ के सेंटर और मून के सेंटर के बीच का लेंगे जो एक क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए, अगर यहाँ पर डिस्टेंस किलोमीटर में दिया गया है तो हम डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.84 मल्टीप्लाई पावर 5 रेज टू 10 को उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हो जाएगा 3.84 मल्टीप्लाई 8 पावर रेज टू 10 मीटर। और जी का वैल्यू दिया गया है 6.7 मल्टीप्लाई -11 पावर रेज टू 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो हम जो फार्मूला होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, जो दो बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका जो फार्मूला होता है ये होता है F इक्वल टू जी और दोनों बॉडी का जो मास है उसका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। और जी क्या होता है? जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ये पूरे यूनिवर्स में इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, चाहे हम अर्थ पर इसका वैल्यू निकाले या सोलर सिस्टम में निकाले या गैलेक्सी में निकाले या यूनिवर्स में कहीं भी इसका वैल्यू सेम ही रहेगा। ये इसका वैल्यू 6.7 मल्टीप्लाई -11 पावर रेज टू 10 इसके इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर हम जी का वैल्यू पुटअप कर देंगे और कैपिटल एम जो है, हम अर्थ के मास को हम लोगों ने कैपिटल एम कंसीडर किया है और इसका वैल्यू दिया गया है, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। और स्मॉल एम मून का मास है तो इसका भी वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में दिया गया है तो इसके हम स्क्वायर कर देंगे और इसे डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 2.02 मल्टीप्लाई 20 पावर रेज टू 10 न्यूटन। ये न्यूटन क्या है? फोर्स का यूनिट है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये 2.02 20 पावर रेज टू 10 न्यूटन। यानी अर्थ जो है मून पर इतने न्यूटन का फोर्स लगा रही है। अच्छा, जब ये अर्थ है इतने न्यूटन का फोर्स लगा रही है, ये बहुत बड़ा फोर्स है। तो क्योंकि इसका देखते हैं 20 पावर रेज टू 10 है, मैग्नीट्यूड है, तो ये एक बहुत लार्ज फोर्स है। तो इतना लार्ज फोर्स होने के बावजूद जो मून है अर्थ से क्यों नहीं टकरा जाता है? ये फोर्स तो इतना लार्ज फोर्स जब अर्थ मून पर लगा रहा है तो मून को अर्थ से टकरा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? तो देखिए, इसका रीजन है कि जब ये फोर्स
हम लोगों ने फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था। अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो फोर्स क्या करता है, फोर्स देखिए उसके स्पीड के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है। और दूसरा जो डायरेक्शन है, कोई बॉडी मूव कर रहा है, मोशन में है, और उस पर यदि फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। और तीसरा उसके शेप को भी चेंज कर सकता है। तो इस केस में देखिए क्या होता है, जो अर्थ जो फोर्स मून पर लगा रही है उसके कारण तो इसका जो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, जो मून का जो स्पीड है उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज नहीं हो रहा है। ये सर्कुलर पाथ पर, जो सर्कुलर ऑर्बिट है मून का, उस ऑर्बिट पर अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। लेकिन इसका देखिए क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये जो फोर्स लग रहा है इसके कारण मून का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर इस पॉइंट पर हम इस सर्कुलर ऑर्बिट पर इस पॉइंट पर यदि मून है तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है, ये लाइन टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है, किसी सर्कल पर वह लाइन जो सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करता है उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो ये जो मून का डायरेक्शन होगा ये टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। और इस पॉइंट पर लेंगे तो डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में होगा। तो देखिए जो अर्थ फोर्स लगा रहा है इसके कारण इसका डायरेक्शन, अगर इस सर्कुलर पॉइंट पर कहीं भी लेंगे तो वो उस पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होगा। अगर यहाँ पर इसका डायरेक्शन यहाँ है तो इस पॉइंट पर लेंगे तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा उसके डायरेक्शन में होगा। जैसे इस पॉइंट पर मून है तो इस डायरेक्शन में हो गया। तो जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून पर, वह मून के डायरेक्शन को चेंज करता है, इसके स्पीड को चेंज नहीं करता है। तो फोर्स अपना काम क्या किया, उसके डायरेक्शन को चेंज करने में काम किया। तो इसके कारण ये मून जो है अर्थ से टकराता नहीं है। अब क्वेश्चन हम 1 लेते हैं, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें देखिए हम जो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन है उसको बताना है। तो दो बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। और मान लेते हैं बॉडी ए का मास कैपिटल एम है और बॉडी बी का जो मास है स्मॉल एम है। और इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, हम डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, इसके सेंटर, इस बॉडी के सेंटर और इस बॉडी के सेंटर, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है। तो जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार जो फोर्स इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मास के प्रोडक्ट का। इसका मास कैपिटल एम है और इसका मास स्मॉल एम है। तो ये फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मास के प्रोडक्ट का। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का। यानी एफ प्रोपोर्शनल होगा 1/d² या एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा d²। अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें तो एफ प्रोपोर्शनल होगा, ये ऊपर आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये ऊपर आ जाएगा। और ये यहाँ पर d² डिनोमिनेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट का, और उसको हम डिवाइड कर देंगे दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर से। अगर देखिए हम अगर प्रोपोर्शनलिटी का जो सिंबल है अगर उसको हटाकर इक्वल करेंगे, तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं और उसके जगह इक्वल करते हैं तो हमें एक बीच में कांस्टेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पर एफ इक्वल टू ए जी, प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएं तो उसके जगह हटाने के बाद हमें एक जी, एक कांस्टेंट को लेना पड़ेगा। तो यहाँ जी एक कांस्टेंट है और ये दोनों हो गया, सेम हो गया, दोनों का, दोनों बॉडी के मास का प्रोडक्ट और दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो g क्या है, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, where g is the constant of proportionality and is called the universal gravitational constant। यूनिवर्सल क्यों लगाया गया है कि यह यूनिवर्स में इसका कहीं भी वैल्यू रहेगा, सेम रहेगा। और g का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा एफ d² डिवाइडेड बाई दोनों जो बॉडी है उसके मास का प्रोडक्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर
2 लेते हैं। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमें फार्मूला निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स का। अर्थ और अर्थ के सरफेस पर कोई एक बॉडी रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फार्मूला निकालना है। तो यहाँ देखिए ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस पर एक स्टोन रखा हुआ है, तो जो अर्थ है स्टोन पर कितना फोर्स लगाएगी उसका हमें फार्मूला निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगाएगी। तो यहाँ पर मास ऑफ अर्थ है कैपिटल एम मान लेते हैं, और अर्थ का जो मास होता है 5.97 मल्टीप्लाई 24 पावर रेस टू 10 kg, ये बहुत बड़ा मास हो गया। और जो स्टोन का मास हम कंसीडर करेंगे स्मॉल एम। अच्छा, यहाँ पर जो हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल में पढ़ा था कि F इक्वल टू जी, दोनों बॉडी के मास का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर हमें जो डिस्टेंस है, दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या लेंगे, या तो अर्थ के सरफेस पर है तो हम डिस्टेंस क्या लेंगे, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस लेंगे अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा अर्थ के सरफेस पर जहां पर स्टोन रखा हुआ है वहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कंसीडर करेंगे। तो अर्थ का सेंटर क्या होगा, अर्थ का सेंटर होगा जैसे एक बॉल है, बॉल का सेंटर क्या होगा, बॉल के अंदर का जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर होगा। तो अर्थ का जो सेंटर होगा, यह जो पॉइंट है ये सरफेस पर नहीं है, ये अर्थ के अंदर है। अर्थ के अंदर जो सेंटर है एक मिड पॉइंट पर कंसीडर कर लीजिए। अर्थ के अंदर का जो एक गोला है, स्फीयर है, उसका जो अंदर का जो मिड पॉइंट है वहां से जो सरफेस का डिस्टेंस है, यानी स्फीयर का जो रेडियस होगा वो ये डिस्टेंस हम लेंगे। यानी अर्थ का जो रेडियस होगा उसके डिस्टेंस को हम लोग, रेडियस को हम लोग डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। तो ये हो जाएगा F इक्वल टू जी कैपिटल एम मल्टीप्लाई स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर क्या है, अर्थ का रेडियस है। यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ क्योंकि यह सरफेस पर है और जो न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल में हम डिस्टेंस कहाँ से कंसीडर करते हैं, दोनों बॉडी के सेंटर से कंसीडर करते हैं। तो अगर हम स्टोन का सेंटर लेंगे तो इसके कंपेयर में बहुत ही निग्लिजिबल होगा, क्योंकि स्टोन बहुत छोटा है। तो अर्थ के रेडियस के कंपेयर में इसका जो रेडियस होगा स्टोन का वो बहुत ही छोटा होगा। स्टोन के मिड पॉइंट से जो स्टोन के सरफेस का जो डिस्टेंस होगा बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल, उसको नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेंगे। इसलिए हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पर अर्थ के रेडियस को ही कंसीडर किया। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6371 किलोमीटर। उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।